तो राधे राधे साथियों। और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। और कौन सा मंथ? सितंबर मंथ का ये हमारा लास्ट वीक है, यानी कि चौथा सप्ताह है। लेकिन जो हर महीने का लास्ट वीक होता है उसकी खास बात होती है, इसमें 7 दिन हम कवर नहीं करते। तो इसमें जैसे कि ये 30 का महीना है, तो इसमें 9 दिन हम कवर करेंगे, यानी कि 22 से लेके 30 तारीख तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो याद रखेंगे 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? शांति की संस्कृति विकसित करना, कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और पीस से एक रैंकिंग, एक इंडेक्स आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया था। और इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था? तो आइसलैंड रहा था। और भारत की बात करेंगे, भारत 116वें स्थान पे था। ये भी जरूर ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? आयोजन पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा पंजाब में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 की। इस बार इसका 14वां संस्करण था। पंजाब के जालंधर में ये हुआ। और जीता किसने? हॉकी पंजाब टीम ने, पंजाब की टीम ने इसको जीत लिया, उत्तर प्रदेश की टीम को हराया है फाइनल में। तो ये आप ध्यान रखना। किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सी चैंपियनशिप है, कहाँ पे ये हुआ है, किसने जीता है और रनर अप कौन रहा है। बाकी हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा जेपी नड्डा ने, जो कि कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 की। इस बार ये दूसरा संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हमने कहा उद्घाटन किसने किया? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, ने इसका उद्घाटन किया है। और आयोजन किसने किया? फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस बार इसका दूसरा संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण है वो पिछले साल हुआ था 2023 में। और G20 समिट को भी हमने होस्ट किया था ना, तो उसी दौरान इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, फसाई की स्टैटिक और देख लो। जैसे स्थापना होती है 2008 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, सीईओ गंजी कमलावी राव है और अध्यक्ष है अपूर्व चंद्रा। तो ये ध्यान रखना। और आपको याद हो तो इसी समिट के दौरान एक इंडेक्स, एक सूचकांक भी जारी किया गया था। वैसे उसके लिए मैंने अलग से प्रश्न लिया है, चलो फिर वो वहीं हम देखेंगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है, जो कि 30 सितंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया और 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के नए इस साल हेड बन गए हैं। तो तीनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हमारे नेवल चीफ कौन बन गए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। अनिल चौहान आप जानते ही हो, हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और अभी नए हमने देखा, हमारे एयर चीफ मार्शल बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। तो ये तीनों याद रखेंगे आप। बाकी नेवल डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और एयरफोर्स डे याद रखेंगे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना को शुरू किया? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक्चुअली में अभी 2 योजनाओं को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। उसमें से एक तो ये है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें राज्य की महिलाएं जो स्टार्टअप चलाती है तो उनको मदद करेंगे, उनकी वित्तीय सहायता में फाइनेंशियली मदद की जाएगी, ताकि उनके स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाया जा सके। और दूसरी है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर योजना। नाम से समझ में आ रहा है, एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है ये, जहाँ पे क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट होगा, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल को डेवलप्ड किया जाएगा। तो इन दोनों का भी मोदी जी ने शुरू किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। अमित शाह हमारे गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं। और अभी इन्होंने ही व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, श्वेत क्रांति 2.0 पहल को शुरू किया है। वैसे आप जानते हो व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से है। लेकिन ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है, ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। महिला किसानों को सशक्त बनाना है, दूध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और दुग्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना है।
मुख्य उद्देश्य की बात करें तो महिला किसानों में एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करें, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी ऑपरेशन फ्लड के रूप में, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन आप सभी जानते हो, उन्हीं के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तो आप जानते हो ऑलरेडी, ये ध्यान रख लेना किसने इसका उद्घाटन किया, शुरू किया, तो अमित शाह ने। बाकी 4 फोकस्ड जो सेक्टर है वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को बनाया है। श्रीराम फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो याद रखेंगे, सिंपल से एक लाइन वाला प्रश्न है। ब्रांड एम्बेसडर कौन? राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ आपको याद होगा बीपीसीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर है, और बीपीसीएल का एक स्पेशल प्रोडक्ट आता है स्पीड पेट्रोल करके, उसके बनाए गए थे नीरज चोपड़ा, ये भी ध्यान रख लो। अगला देखते हैं। तो अगला में पूछ रहे हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब को किसने जीता? तो ये जीता था ध्रुवी पटेल ने। तो सिंपल से याद रखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता था। और ये 2 पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलाफियो निकारागुआ से है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 को शुरू किया, लेकिन कहां से शुरू किया ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा मुंबई से। इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान रख लेना। एक तो ये ध्यान रख लो, एक दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को एक दिवस हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में। तो ये प्रश्न हो गया। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, जो आपको ऑलरेडी पता है। और अभी इन्होंने ही अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर, यानी कि 21 सितंबर को, इस साल के समुद्री तट सफाई अभियान को शुरू किया। और कहां से? मुंबई के जुहू बीच पर इन्होंने इसको शुरू किया। अब बात कर ले, ये जो समुद्र तट सफाई अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था समुद्री तटों से प्लास्टिक के कचरे को हटाना। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ से बताए, ये पॉइंट में ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी, आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 आई है। उसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है? पहले तो ये याद रखना, आईआईटी दिल्ली ने भारत सड़क सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत स्थिति रिपोर्ट 2024। और इसमें 2021 के डेटा शामिल किए हैं। इसमें बताया कि जो रोड एक्सीडेंट है वो भारत में मृत्यु का 13वां सबसे बड़ा कारण है। और रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है उसमें शीर्ष राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है, उसके बाद तेलंगाना में होती है, फिर छत्तीसगढ़ में बताया गया। सबसे कम कहाँ पे होती है? तो वेस्ट बंगाल और बिहार में होती है रोड एक्सीडेंट से सबसे कम मृत्यु। और रोड एक्सीडेंट में सर्वाधिक मृत्यु किस वाहन से होती है ये भी बताया इनमें, ट्रक से होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा म्यांमार। और आपको याद भी है, भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पे हम बाड़ लगाने वाले हैं, यानी कि तारबंदी करने वाले हैं, और अभी उसी के लिए बजट जारी हो चुका है। कितने रुपए खर्च होंगे? 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्यों? ताकि लोग जो इधर से उधर आ जाते हैं वो रोका जा सके, क्योंकि उनके बीच में आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं, तस्करी का माहौल रहता है, तो ये सब बंद हो सके उसी के लिए इतना खर्चा किया जाएगा। और दोनों, पहले तो आप देख लो, म्यांमार और भारत के बीच में जो बाउंड्री है वो, ये यहाँ पे आपको म्यांमार मिलेगा। भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज्यादा किसके साथ लगाता है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ। मैप में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा, बाउंड्री की जो लेंथ है अगर उसकी बात करें तो 1643 किलोमीटर ये बाउंड्री की लेंथ है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। वैसे म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? नेपिटो होती है, और इसकी करेंसी क्या होती है? क्यात। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला भी तीसरा स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जैसे कि लोग कभी आंदोलन करते हैं, हड़ताल वगैरह होती है, उसके अंदर वो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो सरकार ने कहा अगर आप ऐसा करोगे, चाहे फिर वो सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो फिर उस संपत्ति का हर्जाना आपसे वसूला जाएगा।
और ये अधिनियम अभी पारित कर दिया है उत्तराखंड ने, और ऐसा करने वाला ये तीसरा स्टेट बन गया है। अच्छा, आप सोचोगे ये तीसरा है तो पहले दो कौन से हैं? ऐसा करने वाले पहले दो हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अब तीसरा हो गया उत्तराखंड। ये ध्यान रखें आप। अगला देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का अभी लोकार्पण ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी बात करें कि कहाँ पे, पहले तो ये देख लो किसने उद्घाटन किया। तो हमारे जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ के बेमतेरा में ये विश्व के सबसे ऊंचे बांस का टावर, इसका उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे 140 फुट है और इसका वजन 7400 किलोग्राम का है। 11 लाख रुपए की लागत से बनाया। किसने बनाया? गणेश वर्मा ने इसको बनाया है। तो इतनी बातें ध्यान रख लो। और वैसे बांस की बात है तो आपको याद आएगा एक वर्ल्ड बैम्बू डे हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? अभी मनाया था। चलो आप बताओ वर्ल्ड बैम्बू डे हमने कब मनाया था? बाकी बांस से मैंने आपको बताया था, जो बांस है ये घास है या पौधा है? तो इसको घास माना जाता है। बांस का जो पौधा होता है वो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस की लकड़ी को गरीब की लकड़ी कहा जाता है। और आपको याद होगा इसी तरह से महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया था, जिसे नाम दिया गया था बाहुबली। तो ये भी ध्यान रखना। और ये मैंने जो प्रश्न पूछा है ये बताना। अगला हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ये हम कब मनाते हैं? तो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। अच्छा, 21 सितंबर को इस बार एक और दिवस हमने मनाया, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, इसीलिए 21 सितंबर को हमने ये दिवस मनाया है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर केरल है। और अभी मैंने आपको बताया था जो फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का अभी आयोजन किया था ना, दूसरा समिट था, नई दिल्ली में हुआ था, पढ़ा था हमने, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा जी ने किया था। तो वहीं पे ये इंडेक्स मैंने बात किया था, एक इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही इंडेक्स वहां पे जारी किया गया था। और इस इंडेक्स में टॉप पर केरल है, सेकंड पे तमिलनाडु है और तीसरे पे जम्मू कश्मीर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना, लगातार दूसरे साल केरल इस इंडेक्स में टॉप पर है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आप सबको पता है ये बन गए हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। किनके स्थान पे आए हैं? रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर ये आए हैं। और नेशनल पीपल्स पावर पार्टी से हैं ये। और इस तरह से आप कह सकते हो कि ये श्रीलंका के 9th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने प्रधानमंत्री, श्रीलंका में प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको इसका उत्तर, लेकिन अगर आपको अभी पता है तो बताइए। वो इस पद पर आने वाली श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बाकी श्रीलंका के स्टैटिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट आपको मिल जाएगा। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे होती है, श्रीलंकन रुपये यहाँ पे करेंसी है। ये हमने देख लिया, प्रेसिडेंट बन गए और प्रधानमंत्री नए बन गए हैं, उनका नाम आपसे मैंने पूछ लिया है। बताइए, हम अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर से। आपको याद ही अभी क्वाड समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये अमेरिका में हुआ है। पहले ये भारत में होना था, लेकिन हुआ कहाँ पे फाइनल? ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका में भी अगर पूछोगे कि अमेरिका में कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में विल्मिंगटन नामक स्थान पे इसका आयोजन हुआ है। और अगले साल 2025 में इसको होस्ट कर रहा है भारत, ये भी साथ में याद रखेंगे। इस बार कौन से नंबर की ये इसकी बैठक हुई थी? 6वें नंबर की बैठक हुई थी। और यहीं पे ही कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना। सर्वाइकल कैंसर आपको पता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने इसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई थी, जिसका नाम हमने क्या रखा था? सर्वावैक रखा था। सर्वावैक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको बनाया था। तो ये ध्यान रखना। वैसे इसी बैठक के दौरान एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक में क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल भी शुरू की है, और उसका नाम क्या रखा है? मैत्री उसका नाम रखा है। मैत्री का भी फुल फॉर्म है मैत्री इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। और याद रखना कि भारत जो है 2025 में इसकी पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप को होस्ट करेगा। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा भारत ने कहा कि वो अमेरिका में 2 स्थानों पे, एक तो बोस्टन में और एक लॉस एंजलिस में अपने 2 नए दूतावास खोलेगा। ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना। क्वाड की अगर बात कर ले, क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब आपको पता ही है।
अच्छा, इसी बैठक में एक और फैसला लिया गया है, उसके लिए अलग से प्रश्न मैं बताऊंगा, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे, अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पोर्ट्स सेक्शन से आ रहा है कि हंगरी शतरंज ओलंपियाड, हंगरी में जो चेस ओलंपियाड का 45वां संस्करण हुआ उसको किसने जीता है? तो आंसर होगा भारत ने जीता है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2022 में जो इसका 44वां संस्करण हुआ था चेस ओलंपियाड का, वो पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहा? चेन्नई में। उसमें मेल विजेता फीमेल विजेता कौन रहा था? यूक्रेन और सॉरी उज्बेकिस्तान मेल में और फीमेल यूक्रेन में रहा था विजेता। ये भारत में होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हर 2 साल में होता है, तो अभी 2024 में इसका 45वां चेस ओलंपियाड का संस्करण हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें मेल में भी विजेता भारत रहा है, फीमेल में भी विजेता भारत रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे हम, मेल में हमने हराया है स्लोवेनिया को और महिलाओं में अजरबैजान को हराया है, ये आप जरूर ध्यान रखें। और ये 3 कप मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भारतीय पुरुष टीम जो जीतती है उसे ये हैमिल्टन रसेल कप मिलता है, महिलाओं की टीम जीतती है तो वेरा मेंचिक कप जीतता है, और जिस टीम का सबसे ज्यादा स्कोर रहता है महिला और पुरुष मिलाकर के, उनको ये संयुक्त रूप से गेप्रिंडाश्विली कप मिलता है। ये कप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल अगर बना दिया तो वो आपसे कप पूछ लेगा, बताओ भैया इस कप का संबंध किससे था, और ये कप अभी न्यूज में थे, तो वो पूछ लेगा आपसे। आपको पता होना चाहिए इनका संबंध किससे है, चेस से है। अब अगले साल, अगले 2 साल बाद जो 2026 में जो अगला वाला चेस ओलंपियाड होगा 46th एडिशन, वो भी याद रखो वो कहाँ पे होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और ये महिलाओं में हमारी चेस प्लेयर्स हैं, ये पुरुषों में है, ये भी ध्यान रखना। क्या पता इनके नाम देकर के आपसे पूछ ले, बताओ इनका संबंध किससे है, जैसे कि अर्जुन एरिगेसी, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विदित गुजराती, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, तानिया सचदेव। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे खेला, तो इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व गेंडा दिवस ये कब मनाया गया, तो 22 सितंबर को मनाया गया। हर साल 22 सितंबर को मनाते हैं। थीम क्या है? पांचों को जीवित रखना, कीप द फाइव अलाइव। अब ये पांचों से क्या मतलब है? पूरे विश्व में गेंडों की 5 मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती है, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी प्रजातियां हैं। जावन राइनो, सुमात्रा ब्लैक राइनो, वन हॉर्न यानी कि एक सिंग वाला गेंडा जो भारत में को मिलता है, और एक व्हाइट राइनो। तो इन पांचों की बात हो रही है, पांचों को जीवित रखना। ठीक है, ध्यान रखना। कब? 22 सितंबर को। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। और आप सबको पता है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं जो कि नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन इनका नाम है। देखो अभी जो फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ है? ये हंगरी के बुडापेस्ट में ही हुआ है। और यहाँ पे 100 का क्या मतलब हो गया? 100 का ये मतलब हो गया कि फिडे की स्थापना हुए इस साल पूरे 100 साल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में हुई थी। इसलिए इन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो इसलिए प्रश्न करा रहा हूँ। देखो स्टैटिक यहाँ से पूछ सकता है, फिडे को 100 साल हो गए तो पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्टैटिक ही आपसे पूछ ले कि स्थापना तो ये तब हुई थी 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है आरकेडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ये आप ध्यान रख लेना। इसी तरह से देखो पुरुषों में तो अवार्ड मैग्नस कार्लसन को मिला। अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ महिलाओं में किसको अवार्ड मिला है, तो याद रखना जूडिथ पोलगर इनका नाम है। अगर पूछे ये किस देश की है, तो ये हंगरी की चेस प्लेयर है। तो पुरुष और महिला दोनों मैंने आपको बता दिया, अवार्ड के बारे में भी बता दिया क्यों इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, उनका नाम बताइए। नाम है ताशी राबस्तान। और ताशी राबस्तान ये पुरुष है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे अभी 7 हाईकोर्ट हैं, उनमें नए चीफ जस्टिस बने हैं। सारे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेकिन अगर बहुत लेट आप वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो फिर इस क्वेश्चन को कंसिडर मत करना, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, रिटायरमेंट आते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं इनको। तो अगर काफी लेट आप देख रहे हैं तो एक बार ये आप चेक कर लेना गूगल करके कि अभी कौन बन गए हैं। कम से कम अपने अपने राज्यों के तो आपको याद रखने ही है, लेकिन अभी ये करंट की न्यूज है इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन, हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव शकदर, मध्य प्रदेश में सुरेश कुमार कैत, मेघालय में इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, केरल में नितिन मधुकर जामदार, मद्रास हाईकोर्ट में के आर श्रीराम और झारखंड में एम एस रामचंद्र राव। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कम कंसिडर करता हूँ रिवीजन वाली क्लास में, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं।
लेकिन चलो इस बार मैंने आपको बता दिया, तो कम से कम अपने अपने राज्यों का आप ध्यान रख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने अपने राज्यों को तो पता होना भी चाहिए। अगला देखते हैं। चलो आज आपको याद करवा देते हैं अपने अपने राज्यों का। आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में अपने अपने राज्यों के जो चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम लिखिएगा। तो कम से कम अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल करके लिखोगे, उस बहाने एक बार आपकी नजर में आ जाएगा उनका नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं कि भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये राउतभाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे शुरू हुआ है। और ये राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने कहा राजस्थान में भी कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे जो यूनिट नंबर 7 है वहीं पे ये शुरू हुआ है। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अब ये डिटेल में होता क्या है वो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूँ। तो अभी ये हमारा एक तरह का रिवीजन वीडियो होता है, तो यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वरना टाइम वेस्ट होगा जबरदस्ती का। बाकी आप याद रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। भारत का तीसरा ये स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे शुरू हुआ? राउतभाटा में। और अगर ये तीसरा है तो इससे पहले के दो कहाँ पे हुए थे? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। तो उसके यूनिट नंबर 3 और 4 में ये शुरू हुआ था, और अभी ये राउतभाटा वाले में शुरू हुआ है, इसके यूनिट नंबर 7 में। अच्छा, एक डेटा और आप याद रख लो कि भारत में भी टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? 24 हैं जो वर्किंग में हैं। उनसे कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है? 8180 मेगावाट। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है स्टैटिक्स की, ये भी आप एक बार रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो आलोक रंजन बन गए हैं। आलोक रंजन का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ बन गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया? रिया सिंघा ने जीत लिया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये गुजरात से बिलोंग करती है। और इसका आयोजन अगर पूछोगे कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। तो अब जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी इस वर्ष, उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये वही प्रश्न है अभी मैंने आपको बताया था जो क्वाड समिट 2024 का अमेरिका में हुआ। तो वहां पे भारत और अमेरिका के बीच में एक और समिट हुआ था, एक और एग्रीमेंट हुआ था, सॉरी। तो मैंने कहा था मैं अलग से प्रश्न बताऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वही प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि अभी भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, और इसका नाम जरूर याद रखना, शक्ति है, इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के साथ में। क्वाड समिट के दौरान ही ये समझौता हुआ है। अब क्या है ये समझौता? तो इस समझौते के अंतर्गत भारत में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इंग्लिश में अगर आप इसको बोलोगे तो ये पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जाएगा। और भाई बनेगा तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स ही आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन खास बात क्या है, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका आम इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हमारे मोबाइल में, टीवी में, रिमोट में, ये आम पर्पस के लिए नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हम नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए करेंगे, डिफेंस सेक्टर में करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो केवल नेशनल सिक्योरिटीज के पर्पस से ही चिप्स बनाएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। ठीक है, और इस प्लांट का नाम जरूर याद रखेंगे आप, इसका नाम है शक्ति, अमेरिका की सहायता से। तो सारे काम की बात पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया हमने? ये 23 सितंबर को मनाया। मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए इशारों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं, तो उसी को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। 23 सितंबर को मनाते हैं ये दिवस। थीम क्या है? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें। वैसे 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं ये मैंने आपको डिटेल में बताया था अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल से याद रखेंगे 23 दिसंबर को एक तो ये साइन लैंग्वेज दिवस और ये हाइफा दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जॉर्जिया गावा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो ये बन गए हैं संग्राम सिंह। और ये जो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जॉर्जिया में। जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पे जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटिंग है
वहां पे अभी इसको जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए कौन? संग्राम सिंह। 93 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है और यहाँ पे इन्होंने फाइनल में हराया किसको? तो पाकिस्तान के अली राजा नासिर को हराया है। मात्र 90 सेकेंड में इन्होंने हरा दिया है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको और बढ़ाया था कि इससे पहले UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? पूजा तोमर बनी थी। वो नाम भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये प्रश्न और लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये भी किसे मिला है? ICMR को मिला है। तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड ये याद रखना भी ICMR को दिया गया। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो आपको पता है जो भी कोई वैक्सीन वगैरह आती है, कोई मेडिसिन आती है, तो उसको अप्रूव करने का काम यही करता है। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला भी? मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और गैर संचार रोग पर कंट्रोल करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ICMR के स्टैटिक आप जरूर देख लो एक बार। जैसे इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, उस वक्त इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन हुआ करता था। 1949 में नाम बदल के ICMR कर दिया। डायरेक्टर जनरल का नाम ध्यान रख लो, राजू बहल है। और इसी ने एक ड्रोन भी बनाया था, उसका नाम आई ड्रोन था, आपको याद होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल इसने लॉन्च किया था आई ड्रोन नाम से। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था त्रिपुरा ने। तो इसका उद्देश्य क्या था, या मतलब इसका काम क्या था? कि राज्य के 12 शहरी क्षेत्रों में हर घर में पेयजल आपूर्ति करना, इस योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और इसमें मदद की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितने रुपए की? 530 करोड़ रुपए का वो फंड दे रहा है इसके लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। बाकी अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ होता है। अगरतला इसकी कैपिटल है। मणिक शाह मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी फेडरल बैंक के MD CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। और फेडरल बैंक की बात करें, स्थापना 1931 में होती है। अलवा केरल में इसका मुख्यालय है। टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय फिल्म को 97वें नंबर के जो अकादमी पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड्स जो 2025 में होंगे उसके लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। तो पहले तो ये याद रखेंगे, आपको बताइए अकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स एक ही बात है। 2025 में कौन सा संस्करण होगा? 97वें नंबर का। और अभी इसमें एक भारतीय फिल्म है, उसको ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है, उसका नाम लापता लेडीज है और उसके डायरेक्टर कौन है? किरण राव है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये याद रखना, ये करंट अफेयर्स की न्यूज है। बाकी तो नीचे सब स्टैटिक मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया गया? तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसका नाम हो गया। संत तुकाराम कौन थे? ये 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। तो इन्हीं के नाम पे अभी पुणे एयरपोर्ट का नाम कर दिया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। पिछले साल भारत चौथे स्थान पे था और जापान तीसरे स्थान पे था, लेकिन अब भारत तीसरे पे आ गया और जापान चौथे पे चला गया है। और इससे जारी किसने किया है? तो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है और उसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी ने इसको जारी किया है। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा है? एशिया पावर इंडेक्स हम बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न वही है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं और अभी जो प्रेसिडेंट बने थे श्रीलंका के 9th नंबर के अनुरा कुमारा दिसानायके, उन्होंने ही इनको यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनका नाम है हरिनी अमरसूर्य और इस तरह से ये श्रीलंका की 16th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और महिलाओं में अगर बात करोगे तो आप कह दोगे श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने एक लिख दिया था यहाँ पे कि 1960 में जो सिरिमाओ भंडार नायके है वो श्रीलंका में पहली प्रधानमंत्री, या यूं कहूं कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी सिरिमाओ भंडार नायके। तो ये भी ध्यान में रखना पॉइंट। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विनोद बच्चन को। तो विनोद बच्चन याद रखेंगे, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ये पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मिला है। नाम याद रखना, विनोद बच्चन इनका नाम है। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में अंत्योदय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 25 सितंबर को। अगर देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अंत्योदय दिवस ये किनकी जयंती को मनाया जाता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया जाता है। ये याद रखना कब, 25 सितंबर को। वैसे 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी होता है, जिसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। तो ये 2 दिवस आप 25 सितंबर को याद रखना। अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न भी अच्छा है कि 25वें आईफा अवार्ड्स ये कहाँ पर होंगे, और ये 25वें नंबर के जो हैं वो कब की बात हो रही है, 2025 वाले ही बात हो रही है। तो इनकी सिल्वर जुबली है, ये राजस्थान के कैपिटल जयपुर में होंगे। और ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईफा अवार्ड्स ये दूसरी बार होगा जब इसका आयोजन ये भारत में होगा। इससे पहले 2019 में इसका आयोजन मुंबई में हुआ था और अब जयपुर में होगा। वैसे अगर अभी की बात कर रहे हैं 2024 में इसका जो 24 नंबर का एडिशन है वो कहाँ पे होगा, तो वो अबू धाबी में होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने वाला जो प्लांट है वो कहाँ पर बनेगा, तो ये पुणे में बनेगा। इतना सा याद रखना है, CO2 से मिथेनॉल बनाया जाएगा, ये भारत का पहला है। कहाँ पे, पुणे में। अगला देखते हैं। अगला है, अभी किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो प्रत्यक्षा रे को सम्मानित किया गया था। प्रत्यक्षा रे ये एक तैराक है, स्विमर है, और इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार 2024 मिला है। इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हुए थे ना। अब आप मुझे बताएंगे ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 है कौन सा संस्करण था, कहाँ पे हुआ, टॉप पे कौन रहा था। तो अगर इनकी बात करें प्रत्यक्षा रे की, तो इन्होंने इस गेम्स में 6 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज था। और ये उड़ीसा की खिलाड़ी है। तो उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जाता है। उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार इसको माना जाता है, जो प्रत्यक्षा रे को मिला। अगला देखते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बताओ मैस्कॉट कौन सा है, कहाँ पे हुआ, टॉप पे कौन रहा। अगर ये याद रखने में आपको दिक्कत आती है तो अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, डेली करंट अफेयर्स आप देखते हैं, अच्छी बात है। वीकली मंथली देखते हैं, अच्छी बात है। या नहीं देखते हैं, कुछ हो सकते नहीं देखते हो। देखते या नहीं देखते वो अपने हिसाब से देख लेना। अभी जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो आपको आ रहे या नहीं आ रहे, एग्जाम में जब प्रश्न आएगा इसी तरह से वो आपको आएगा या नहीं आएगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। अभी मैं आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है, दूसरों की तरह एक साथ में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक 2-2 4-4 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है इतना रिटेंटिविटी आप में नहीं रहेगी, पढ़ाना वाला तो पढ़ा के चल जाएगा, उसको क्या है, याद आपको रखना है। जैसे आप खाना खाने बैठो, मैं 2-3 दिन का खाना आपको एक साथ खिला दूं, मेरे को तो खिलाना है, मेरे को तो खाना बनाना है चूल्हे में और खिलाना है। खाना तो आपको है, उसको डाइजेस्ट तो आपको करना है, तो तकलीफ आपको होगी। तो इसीलिए मैं एक साथ नहीं करा रहा हूँ, मैं टॉप 50 के सेट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी शायद कुछ सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी है, तो वो आप जरूर देखिए, वो आपके लिए वीडियोस रामबाण साबित होंगे। सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में वो वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना मैं कह सकता हूँ। ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सब समझदार है। हम अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, अभी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, तो शंख एयरलाइन इसका नाम है। इसका नाम याद रख लेना, शंख एयरलाइन इसका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शायद बताया भी था, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैंने आपको दिखाया भी था, अभी फिर दिखा दूंगा। क्या है प्रश्न, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये कहाँ से शुरू हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा से। इसके बारे में सारी काम की बातें बताऊंगा। देखो, मैंने कहा इस बार दूसरा संस्करण, जो पहला संस्करण हुआ था इसका 2017 में हुआ था। नाविका सागर परिक्रमा अभियान का पहला संस्करण 2017 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, INS तारिणी पर सवार होकर के दुनिया का चक्कर लगाया था 6 महिला चालक दल ने। और इस बार हम 2024 में दूसरा संस्करण शुरू कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा नाविका सागर परिक्रमा अभियान क्या है। तो इसमें एक जहाज पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है, पहले भी ऐसा ही किया था। अभी दूसरा संस्करण है, जहाज का नाम वही है, INS तारिणी। और ये यात्रा शुरू करेंगे 2 अक्टूबर 2024 से। कहां से, गोवा से। और इस बार पहले तो भाई 6 महिला चालक दल गया था, इस बार 2 ही महिलाएं जाएंगी। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरे है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए। ये 2 जा रही है, 2 का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। और ये दोनों महिलाएं बिना किसी बाहरी सहायता के केवल
पवन ऊर्जा यानी कि नाव में विंड एनर्जी होगी, उसी पर निर्भर करते हुए 21,600 समुद्री मील की यात्रा तय करेंगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे पहले कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10 में दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय बने थे। मैंने अभी बताया था, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था IBACIO ग्रेड 2 पेपर में। ये देखो यही पूछा था। ये पेपर भी 2017 में हुआ था और ये लॉन्च भी तभी हुआ था 2017 में, नाविका सागर परिक्रमा। और इसमें पूछा था कि उस जहाज का नाम पूछा है, तो जहाज का नाम आप बता ही दोगे, INS तारिणी है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे अभी 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी का आयोजन ये किसने जीत लिया? जीतता पूछा है तो इंडिया ए ने जीत लिया। ये भी हम देखेंगे कहाँ पे हुआ। देखो दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो संबंध इसका आप सबको पता है क्रिकेट से है। ये एक घरेलू प्रथम श्रेणी मैच है। 2024-25 वाला सत्र इसका 61 नंबर का एडिशन था, जिसको जीत लिया है इंडिया ए टीम ने। किससे हराया? इंडिया सी टीम को। इंडिया ए के कप्तान मयंक अग्रवाल है और सी के ऋतुराज गायकवाड़ थे। कहाँ पे हुआ? इसमें केवल एक ही मैच है जो बंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। बाकी के सारे मैच आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुए थे। आयोजन किया था BCCI ने, जिसके अभी सचिव कौन है? जय शाह है। और आपको बताए अभी इस साल के एंड तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे। ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे जो खुद न्यूजीलैंड से है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? चलो इसके अध्यक्ष कौन है? सचिव तो जय शाह है, अध्यक्ष का नाम आप बताएंगे। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन 2 ए थोन 2 का आयोजन कहाँ पे किया? तो लद्दाख में किया है। क्या ये हिम ड्रोन ए थोन 2? तो ये कार्यक्रम है जिसका आयोजन अभी इंडियन आर्मी ने किया लेह लद्दाख में। तो मतलब इस कार्यक्रम में भारत में जो ड्रोन बने हुए हैं उनका यहाँ पे परीक्षण किया गया। 25 से ज्यादा घरेलू ड्रोन निर्माताओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को ये मनाया जाता है और ये बड़ी सारी इसकी थीम है। तो याद रखना वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को। फिर पूछ रहे टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये कहाँ पे शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा के कलिंग नगर में जो इसका प्लांट है वहीं पे इसने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू की है। और इसमें लागत आई है 27,000 करोड़ रुपए और अब इसकी कैपेसिटी बढ़कर के 8 मिलियन टन पर ईयर हो गया है। क्या बन रहा है? स्टील बन रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? एक तरह से एक भट्टी होती जिसमें धातु को गर्म किया जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे और फिर फाइनली स्टील बनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डार्बी ने 1709 में। ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं आप समझ गए होंगे। इसको शुरू हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। और इसी से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है और आपको पता भी होगा मेक इन इंडिया में क्या होता है। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो और इसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये काम की बात है कि 25 सेक्टर्स पे फोकस इस पे किया गया था, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि। 25 मुख्य क्षेत्र थे जिन पे ध्यान केंद्रित किया गया था। और देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। 2018 वाला एग्जाम था ये और हमें पता है ये योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। तो 4 साल बाद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, अगर सरकार की, केंद्र सरकार की कोई योजना है तो प्रश्न यही था कि कितने सेक्टर में ये प्रोग्राम फोकस्ड है। तो अभी हमने देखा 25 सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह की 2 योजनाओं में आपके लिए और लेकर के आया स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को और स्टैंड अप इंडिया। बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों अलग अलग है। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना इसको भी। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो ये 3 है तो 3 जगह समर्पित किए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। बहुत सी जगह आपको पुणे ही बताया जाएगा, दिल्ली कोलकाता नहीं बता रहे, तो भैया ऐसा मत करना। ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इनको स्थापित किया गया है। अच्छा, इसी के साथ मोदी जी ने 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया। उनका नाम है, एक का नाम अर्का है और एक का नाम अरुणिका है। ठीक है, तो ये 2 नाम भी ध्यान में रखना। और इन सुपर कंप्यूटर्स को बनाया किसने? सीडेक पुणे ने बनाया है।
लागत आई है 130 करोड़ रुपए। तो इतना ध्यान में रखें। अगला देखते हैं। तो अगला है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव बनाए गए हैं। इतना सा आपको नाम याद रखना है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गई है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है थाईलैंड में। तो थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। वैसे पूरे एशिया में अगर हम बात करते हैं तो पहला था ताइवान जिसने ऐसा किया था, दूसरा नेपाल था और एशिया में तीसरा देश ये हो गया। और दक्षिण पूर्व एशिया बोलूंगा तो फिर पहला देश हो गया थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल स्टेटिक में आपको बता देता हूँ, पहले मैप में देख लो, ये रहा थाईलैंड। कैपिटल इसकी बैंकॉक होती है और करेंसी एक थाई है। तभी नई प्रधानमंत्री बन गई है, शिनावात्रा इनका नाम है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अमेरिका ने किस देश को वीजा फ्री कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा कतर। तो एक्चुअली में अमेरिका का एक प्रोग्राम है, वेवर प्रोग्राम, उसी में इसको अभी शामिल किया गया और उसी के अंतर्गत इसको वीजा फ्री कर दिया गया। मतलब अब कतर के जो नागरिक हैं वो 90 दिनों तक अमेरिका में चाहे बिजनेस ट्रेवल करना हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से वहां पे ट्रेवल करना हो, वो 90 दिनों तक बिना वीजा के वहां पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये जो इनका वेवर प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ये डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उन्हीं को शामिल करता है अमेरिका। और इस तरह से आप कह सकते हो, ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसके वेवर प्रोग्राम में शामिल होने वाला कतर कौन सा नंबर का देश बना है? तो 42 नंबर का बना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी ध्यान रखना। देखो कतर की हम बात कर लें तो ये आपको कतर मिल जाएगा, कैपिटल दोहा होती है, करेंसी है कतरी रियाल। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की है? तो इसको शुरू किया त्रिपुरा ने। देखो मुख्यमंत्री साथ का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हायर एजुकेशन के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं, जो टैलेंटेड जो छात्र होते हैं, उनको समर्थन करने के लिए ये नई योजना शुरू की है। इसमें छात्रों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसमें हर जिले से मात्र 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू किया है त्रिपुरा ने। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एसपी धारकर। पूरा नाम है इनका सुजीत पुष्पाकर धारकर। सुजीत पुष्पाकर धारकर इनका पूरा नाम है। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं और इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ भी बन गए हैं। उनका नाम क्या है वो भी याद रखना है, अमरप्रीत सिंह उनका नाम है। दोनों नाम याद रहने चाहिए आपको। और एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 17वां विश्व नवाचार या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी हुआ, उसमें भारत की रैंक क्या है ये पूछ रहे हैं। भारत इसमें याद रखना 39 नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। इस बार ये 17वां एडिशन था। इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है और भारत इसमें 39 पर है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वीं बार इसमें टॉप पर रहा। दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। सबसे आखिरी 133 नंबर पे अंगोला देश है। तो मैंने सब बता दिया कौन सा इंडेक्स है, किसने जारी किया, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है और लास्ट पर कौन है। देखो इसके स्टैटिक और देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करना, दूसरा नाम लिख दिया यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग है। स्थापना होती 1967 में। तो ध्यान रखना ही। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को मनाते हैं, याद रखना। थीम है टूरिज्म एंड पीस। और भारत में जो नेशनल टूरिज्म डे होता है वो आप जानते ही हो, 25 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक प्रश्न पूछा आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जरूर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। और टूरिज्म से एक इंडेक्स भी आपको याद आ जाएगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था और 2024 में जो ये इंडेक्स आया था, इस बार इसका दूसरा संस्करण था, जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही। टॉप पे उसमें अमेरिका था और भारत उसमें 39 नंबर पे था। और अभी जो अपन ने इंडेक्स देखा, कौन सा वाला? वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भी भारत 39 पे है और टूरिज्म वाले में भी 39 पे है। तो दोनों को याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी कहां पर कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अभी चुनाव आयोग ने
भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में बेरसिया तहसील में जो सरपंच का चुनाव हुआ था वो पेपरलेस आयोजित किया, और इस तरह से हमने कहा कागज रहित चुनाव आयोजित ये पहली बार कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। इसी तरह से 2-3 प्रश्न आप और याद रख सकते हो और इनके उत्तर आप ही करना। मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो और उत्तर करने की कोशिश करो। भारत का पहला कागज रहित न्यायालय ये कौन सा बना था? पेपरलेस कोर्ट। उसके अलावा ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके किस राज्य की विधानसभा पहली कागज रहित विधानसभा बनी थी? दूसरा प्रश्न ये हो गया। और अभी कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली पहली दुनिया की पहली सरकार बनी थी? ये तीसरा प्रश्न हो गया आपके लिए। सारे प्रश्न पेपरलेस से ही संबंधित मैंने पूछे हैं, तो बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी किस राज्य सरकार ने बाना का हैंड होल्डिंग योजना भी शुरू की है? तो इसको मिजोरम में शुरू किया गया है। और क्या है ये योजना? तो आप यूं समझ लो, इसमें जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उसी के लिए ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है। अच्छा, मिजोरम की अगर बात करते हैं तो मिजोरम ये यहाँ पे आपको दिखेगा, कैपिटल आइजोल होती है, लाल दुर्होमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। ये जरूर याद रखना, चाप चार कुट महोत्सव ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चाप चार कुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, एंथुरियम महोत्सव भी होता है यहाँ पे। अभी अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि शिगेरू इशिबा अभी किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया इनको? तो जापान के। और हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जापान के जो अभी तक प्रधानमंत्री हैं कौन? फूमियो किशिदा। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी नए बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये बता दिए मैंने, आपको ध्यान में रखना। शिगेरू इशिबा इनका नाम है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये। अगला देखते हैं। बाकी जापान की स्टैटिक भी देख लो एक बार। ये तो जापान यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भारत है यहाँ पे, और कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी येन है, और हमने कहा नए प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है, क्या है? डाइट है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया? ये नाउरू बन गया है। और अभी मैं आपको बता दूं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी बैठक हुई थी, वहीं पे इसको शामिल किया गया अपने नए सदस्य देश के रूप में। और कौन से नंबर का बना है ये भी अगर बता दूं तो 110वें नंबर का बना है। ये जो इसकी बैठक है, मीटिंग अभी कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। और यहाँ पे भारत की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। और इस बैठक के लिए थीम भी थी सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण। देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, 2016 में स्थापित किया गया था, बीजिंग चाइना में मुख्यालय है, और इसके हेड कौन है? जिन लुकन है, ये चाइना के ही है। बाकी अगले में पूछ रहे हैं अभी डीआरडीओ ने एक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, उसको डेवलप किया है किसके साथ मिलकर के? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। अभेद का मतलब तो आपको पता ही है, हिंदी में अभेद का मतलब होता है जिसे भेदा न जा सके। फुल फॉर्म भी है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो एक तरह की अगर आपसे पूछे अभेद क्या है तो आप बता देना हल्के वजन वाली ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। डीआरडीओ ने बनाया है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। और डीआरडीओ के अगर स्टैटिक में आपको बताऊं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत और पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया? आप जानते हो 28 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रेबीज ये किस वायरस से होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये जानवर अगर संक्रमित है और वो काट ले इंसान को तो रेबीज फैल जाता है। इसमें मौत भी हो सकती है। और किस वायरस से होता है? पहले तो याद रखना, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से? तो वायरस से होता है। कौन सा? रेहब्डो वायरस से। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से इसमें डर लगता है। ये वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और रेबीज का जो पहला टीका खोजा था वो किसने? लुई पाश्चर ने। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक साथ आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला है एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। और ये डेटा भी किसने जारी किया? हमारे जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री हैं जिनका नाम प्रहलाद जोशी है, उन्होंने ही बताया है कि एथेनॉल उत्पादन और उसके उपभोग यानी कि कंजप्शन में और उसके प्रोडक्शन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। एथेनॉल क्या है? ये एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है।
और आपको याद होगा हमारा एक टारगेट भी है, 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमें मिलाना है, E20। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है, और भी कई चीजें होती है, लेकिन मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। और पिछले दशक में गन्ने की खेती में देखेंगे भारत में तो 18% की बढ़ोतरी हुई है, और गन्ने उत्पादन में भी एक डेटा है 40% की लगभग बढ़ोतरी देखी गई है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और देश का पहला इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, ये भी याद रख लो, पूर्णिया बिहार में। ठीक है, इथेनॉल इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। सारी बातें तो मैंने आपको बताई दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। और आपको पता है हर साल सितंबर महीने को हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं, और नेशनल न्यूट्रिशन वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये सितंबर का पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस बार ये हमने कौन सा माह पोषण माह मनाया, 7वें नंबर का है 2024 में। और इस बार इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये महाराष्ट्र रहा है, फिर बिहार वगैरह है। और ये जानकारी हमें दी किसने, महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है और उसकी मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने ये बताया। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगला आपको देखना है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा समुदाय आधारित पर्यटन में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके काम की बात होगी कि अभी जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने अभी विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर अभी 27 सितंबर को मनाया था हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे, और उसी मौके पर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया। और इसमें 36 गांवों को 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणियों में विजेता चुना गया है। वो कौन कौन से गांव हैं, किस राज्य के हैं और किन किन श्रेणियों में उनको विजेता बनाया गया, ये मैं आपको सारा डेटा बता देता हूँ। देखो सारा तो मैं आपको रीड नहीं करवा सकता था, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। कम से कम अपने राज्यों के जो गांव है और उनकी जो श्रेणियां हैं, कैटेगरी है, वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। जैसे कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब वाले स्टूडेंट देख लेंगे कि हमारा ये हंसाली गांव है, कृषि पर्यटन कैटेगरी में ये टॉप पे रहा। तो आपके स्टेट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से एक तो ये शीट हो गई, एक ये शीट है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो, और एक तीसरी शीट ये है। तो इस तरह से टोटल 36 गांव हमने देखे, टोटल 8 कैटेगरी है, और यहाँ पे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, अभी हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, ड्वेन ब्रावो, अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, किस देश के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं। तो इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। अगला देखते हैं। और एक नाम ये है KN दारूवाला, इनका निधन हो गया। और ये क्या थे, ये एक लेखक थे, और पूरा नाम इनका था KN दारूवाला। ये एक पूर्व IPS अधिकारी भी थे, और अंग्रेजी के जाने माने ये एक लेखक रह चुके हैं, और इनका भी निधन हो गया। इनकी 2 बुक बताऊंगा, एक तो पहली बुक थी वो अंडर ओरियन थी, और एक बुक इनकी थी द कीपर ऑफ द डेड, उसके लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और एक बुक ये है मदर मेरी कम्स टू मी, ये एक तरह से मेमोयर है, संस्मरण है। मेमोयर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी याददाश्त स्मृति के हिसाब से अपने जीवन के बारे में लिखते हो तो उसको मेमोयर कहा जाता है। तो ये जो बुक है ये अगले साल तक आएगी। कौन लेकर के आ रहा है, किसकी है ये, तो अरुंधति रॉय की है। और इसमें इन्होंने कहा कि इस बुक में उनकी माँ के साथ उनके जटिल संबंधों के बारे में बताया गया है। हम अरुंधति रॉय की बात करते हैं, तो एक तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया, कब लॉन्च होगी ये मैंने आपको बता दिया, और बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। 2-3 बुक या 2-3 प्रश्न इनसे और हम याद रखेंगे। एक तो इनकी जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए 1997 में बुकर पुरस्कार इनको मिला था, और ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था, तब से ही इनका नाम फेमस हुआ है। अभी 2024 में भी एक पुरस्कार इनको मिला था, पेन पिंटर पुरस्कार, तो हमने करंट अफेयर्स में भी इनका नाम पढ़ा। और पिछले साल इनको 45वां यूरोपीय ऐसे पुरस्कार भी मिला था उनकी बुक आजादी के लिए, तब भी इनका नाम हमने पढ़ा था। तो नाम ध्यान में रखना, आपके जहन में है, मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया क्योंकि करंट में एक बार फिर से इनका नाम आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एसओसाई यानी कि एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। और अभी इसी के अध्यक्ष बनाए गए कौन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अध्यक्ष बनाए गए हैं 2024 से लेकर 2027 तक। वैसे आप जानते हो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठवां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी ग्रुप बन गया है? तो ये उड़ीसा का है। अब इसका क्या मतलब हो गया मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। पहले तो पीवीटीजी की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहते हैं। और अभी उड़ीसा ने एक पीवीटीजी ग्रुप है मनकीडिया समुदाय, उसको वनों पर आवास अधिकार प्रदान कर दिए। और इस तरह से आप कह सकते हो कि उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला ये छठा पीवीटीजी ग्रुप बन गया है। मनकीडिया समुदाय इसका नाम है, याद रखना। एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रख लेना, 1975 में भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिश पे 52 जनजातीय ग्रुप्स को पीवीटीजी घोषित किया था? तो डेबर आयोग इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल पीवीटीजी ग्रुप्स कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इनमें आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे, ये पॉइंट भी याद रख लो। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत इसमें 58 नंबर पे रहा है। कौन सी रैंकिंग है? टैलेंट रैंकिंग है, 11वां एडिशन है। और जारी किया किसने? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट में जारी किया। टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे पे सिंगापुर, फिर लग्जमबर्ग रहा। और भारत इसमें 58 नंबर पर है, ये याद रखना है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब का संबंध किस देश से है? तो ये रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं। और ओलेग कोनोनेंको के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक, लगभग 1000 से भी ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और अभी हमने देखा कि ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब, जो कि ये दो रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ही मिशन में सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कितने दिनों तक? 374 डेज तक। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न एक बुक से है, खाकी में स्थित प्रज्ञा। इस बुक को किसने लिखा? अनिल रतूड़ी ने लिखा है। और ये उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। और इन्होंने ये बुक लिखी है, खाकी में स्थित प्रज्ञा, और इसको अभी लॉन्च किया उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। अगला है, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इब्राहिम शेख डियांग को। और ये इस तरह का पहला फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड, और पहली बार इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मुख्यालय ये फिलीपींस में बनाया गया है। मतलब क्लाइमेट चेंजेस के कारण देशों में जो नुकसान हो जाते हैं, अगर वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, वो इतना कैपेबल नहीं है कंट्री, तो इस फंड से उसकी मदद की जाएगी। तो उसके लिए है ये लॉस एंड डैमेज फंड। और इसके अध्यक्ष याद रखना इब्राहिम चेक डियांग है। और मैंने मुख्यालय आपको बता दिया फिलीपींस। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस के रूप में। थीम है यूज योर हार्ट फॉर वर्क, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ, अगर दिल से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियोस को प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, पूरा समय देता हूँ, कभी भी टाइम बचाने की कोशिश नहीं करता, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी मुझे स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इन वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, बहुत बुरा लगता है। आप यूँ समझो, जिस तरह से कोई स्टूडेंट पूरी मेहनत करता है फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिस तरह से उसको बुरा लगता है उसी तरह से मुझे भी बुरा लगता है। तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दर्द को आप लोग भली भांति समझ सकते हो, तो इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, अभी अगला प्रश्न और देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी, और इन्होंने कहाँ पर अभी ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो याद रखना महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी अगर कहाँ पर किया तो नागपुर में, जो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 है वहां पर। ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क, इसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अभी उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। तो याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित है ये 8वां भारतीय कला महोत्सव। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसमें क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कहाँ पे? तेलंगाना में। तो ये लो, ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन भी समाप्त हो गया है। कौन सा सेशन था? 4th वीक था।
लेकिन इसमें हमने 9 दिन कवर किए हैं, 22 से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि पूरा सितंबर महीना यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। किसी भी महीने का जो लास्ट वाला जो वीक होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम 7-7 डेज कवर करते हैं और बचे हुए सारे डेज फोर्थ वाले वीक में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वो लेंदी भी हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। तो चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोगों के लिए वीकली हो गए, तो एक मंथली के हम 2 पार्ट में लेकर के आते हैं 15-15 दिनों में। तो पहला पार्ट तो आ गया था, अभी दूसरा पार्ट आ जाएगा एक आध दिन में, और उसके बाद एक समराइज वीडियो या यूं कहूं कि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा पूरे मंथ का एक साथ। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम उसको क्विक रिवाइज करेंगे, उसमें ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे आप सभी को।